मैं आपको अभी वोल्ट मीटर के बारे में बात करूंगा। दूर संचार में हमें काम करते समय तमाम तरह के उपकरणों के साथ काम करना पड़ता है। जो कोई 12 वोल्ट पे काम करता है, कोई 24 वोल्ट पे काम करता है, कोई 48 वोल्ट पे काम करता है, कोई 230 वोल्ट पे काम करता है, कोई 1.5 वोल्ट पे काम करता है, कोई 3 वोल्ट पे काम करता है। और जब इन उपकरणों को लगाना होता है, जब इन उपकरणों को हमने लगाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी वर्किंग रेटिंग वोल्टेज क्या है, या इनकी कितने वोल्ट पे काम करता है ये। यदि हमें ये पता नहीं है तो फिर हमें इसको लगाना या इस पे काम करना, इस पे फॉल्ट फाइंड करना, इस पे इसकी इसको ठीक करना मुश्किल होता है। हम नहीं कर पाएंगे, न कर पाने की स्थिति में होंगे। अतः इन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए कि ये उपकरण कितने वोल्ट पे काम करता है, कितने कितना करंट कंजम्पशन है, और ये कितने वोल्ट डीसी पे काम करता है, कितने वोल्ट एसी पे काम करता है, अगर यदि हमें पता है और तो हम उसके लिए उचित पावर सप्लाई की व्यवस्था कर सकेंगे। अगर उसमें अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉपर वोल्टेज उसको मिल रही है, प्रॉपर करंट मिल रही है, ये हम देख सकते हैं। अगर वो ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हुआ, क्या अत्यधिक वोल्टेज तो नहीं आ गई, कहीं ज़्यादा इसका लोड तो नहीं बढ़ गया। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी वोल्टेज, कि ये वो कितने वोल्ट पे काम करता है, कितना करंट पे काम करता है। इन सब चीज़ों को नापने के लिए हमें तमाम तरह के मीटरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें एक वोल्ट मीटर प्रमुख है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जो परिपथ में या सर्किट में बहने वाली वो धारा की वोल्टेज को मेज़र करता है। बहने वाली धारा की करंट के वोल्टेज को मेज़र करता है। यह वोल्ट मीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है। अगर एनालॉग है तो उसमें सुई होती है, अगर डिजिटल है तो उसमें लिखा हुआ आता है। लेकिन ये वोल्ट मीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। वोल्ट मीटर हमेशा ही वोल्ट मीटर डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों नाप सकता है, और दोनों ही स्थितियों में यह सर्किट के पैरेलल में जुड़ा होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, सर्किट में दिखाया गया है, और उस वोल्ट मीटर का सिंबल भी दिखाया गया है। ये वोल्ट मीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है, और एनालॉग हो या डिजिटल हो, दोनों ही वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। इसके बाद इसको हम वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या सावधानी हम रखते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर सर्किट के हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। उचित रेंज का वोल्ट मीटर प्रयोग करें। उचित रेंज का वोल्ट मीटर, अगर हमारे पास कोई डिवाइस है जो 230 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो हमें निश्चित तौर पे उस पे जो वोल्ट मीटर है वो लगाना होगा जो जो 230 से ज़्यादा रेंज का हो। तो उस रेंज का भी हमें ध्यान रखना है, उचित रेंज का। अब 230 वोल्ट की सप्लाई है और हमें लगा दिया 50 वोल्ट का, तो हमें रीडिंग नहीं बताएगी, या वोल्ट मीटर फूक जाएगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें हमेशा उसकी रेंज का ध्यान रखना पड़ता है, या रखना चाहिए। हाई वोल्टेज नापते समय सावधानी रखें। वोल्ट मीटर अगर हम नाप रहे हैं, वोल्टेज नाप रहे हैं, और हमारे पास जो मीटर है उसकी जो लीड लगी है पॉजिटिव और निगेटिव लीड, वो तार कहीं से बीच से कटी ना हो। अगर मान लीजिए कहीं से कटी है तो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को टच करके हमें करंट दे सकती है, हमें झटका लग सकता है, हम घायल हो सकते हैं।
अतः हमें लीड का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एमीटर। एमीटर एमीटर उसे कहते हैं जो एम्पियर मीटर या अमीटर, जो सर्किट में बहने वाली धारा को या करंट का मीजर करता है। एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है। एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज, अगर सर्किट कोई काम कर रहा है, वो लोड कितना है, कितना करंट ले रहा है, उसको हमें मीजर करना है, तो हमें लोड और सोर्स के बीच में मीटर को रखना पड़ेगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जो बैटरी है और लोड है, उन दोनों के बीच में हमने एमीटर लगा दिया है। यह एमीटर भी एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का हो सकता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का हो सकता है। एनालॉग में सुई होती है और डिजिटल में रीडिंग लिख के आती है। इसका भी सिंबल दिखाया गया है। और इसके बाद हम जो मोस्ट कॉमन या मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो मीटर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टी मीन्स मतलब बहुत सारे मीटर, मतलब बहुत सारे फंक्शन के मीटर। ये मोस्ट कॉमनली यूज मीटर है जो एक सामान्य मैकेनिक या सामान्य टेक्नीशियन इस्तेमाल करता है। यह मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स में बृहद रूप से, चाहे वो हमारे रेलवे में टेक्नीशियंस हैं, तमाम तरह के फॉल्ट देखते हैं, या प्राइवेट मार्केट में, प्राइवेट में भी जो टीवी मैकेनिक्स हैं, कंप्यूटर मैकेनिक हैं, या अन्य तरह के जो मैकेनिक का काम करते हैं, मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं, उन सब में यह मीटर कॉमन है, वो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टीमीटर या डिजिटल वोल्टेज मीटर, ये दोनों एसी मल्टीमीटर, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट दोनों ही नाप सकता है। और जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर जनरली दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में मतलब जिसमें सुई होती है, जो सुई से उसको रीडिंग आती है, और डिजिटल होती है जिसमें लिखा हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ आ जाता है। जो एनालॉग मल्टीमीटर है, इनकी जो प्योरिटी होती है, इसकी मेजरिंग की जो एक्यूरेसी होती है, वो 1% है। यह एनालॉग मल्टीमीटर अब सामान्यतः नहीं के बराबर प्रयोग हो रहा है, फिर भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि ये मीटर का एक फंक्शन बहुत ही अच्छा है। एनालॉग मल्टीमीटर का फंक्शन अच्छा इसलिए है कि जहाँ पे पार्शियल, किसी केबल में अगर लो इंसुलेशन है उसको या पार्शियल मेक ब्रेक फॉल्ट है, टेम्परेरी ब्रेक फॉल्ट है, या लो इंसुलेशन है, उसमें उसको मीजर करने के लिए एनालॉग मीटर से हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर से इस तरह की हेल्प नहीं मिलती है। क्योंकि ये मीटर पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह पे अब डिजिटल मल्टीमीटर लाया गया है। एनालॉग मल्टीमीटर में जो सुई जो चलती है, जो मीटर की रीडिंग है उसके ऊपर सुई चलती है, तो वो मूविंग कॉइल टाइप होती है। मूविंग कॉइल टाइप मीन्स अगर उसके थ्रू जो अगर करंट पास होती है तो मैग्नेट बनता है। मैग्नेट से उस जो सुई है उसको टेंशन देता है और सुई उतनी तक डिफ्लेक्ट होती है। इसमें स्विच, प्रोब, जैक सिलेक्ट करके एसी, डीसी मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस का हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कुछ मीटरों में एसी करंट नापने की भी सुविधा होती है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में इस तरह की एसी करंट नापने की सुविधा नहीं होती। लेकिन एनालॉग मल्टीमीटर, कुछ मल्टीमीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें एसी करंट नापने की भी सुविधा होती है। अब रही बात इसके इस्तेमाल की बात, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा करंट को नापा जाता है। करंट नापने के लिए
या तो एसी करंट है या डीसी करंट है, उसमें हमें एक चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि उस सर्किट में कितनी करंट बह रही होगी। अगर हमें इसका थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तो हम उस करंट से अधिक का रेंज चुनते हैं, उस करंट से अधिक का रेंज चुनते हैं, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, उस करंट से अधिक का रेंज हम चुनते हैं। उसके बाद मीटर को सीरीज में लगाइए। सीरीज में लगाने का मतलब क्या हुआ, लोड और सोर्स उन दोनों के बीच में मीटर को ला दीजिए। एक लीड को सोर्स की तरफ लगाइए और दूसरी लीड को लोड की तरफ लगाइए। इसके बाद इस पे आप जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वोल्टेज को नापना। अगर हम इस पे वोल्टेज नापते हैं इसके द्वारा, तो वोल्टेज का भी हमें पता रहना चाहिए कि हमने कितना वोल्ट इसमें है। अगर मान लीजिए कि अगर हमने एसी नापना है तो सबको पता है कि 230 वोल्ट एसी है, और हम उसको अगर कम रेंज पे रखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं लगी कितनी वोल्ट आ रही है। उसमें या तो 1 लिखा आ जाएगा या मीटर को भी ख़राब होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर 1 लिखा मतलब आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो हमें अगर एसी या डीसी जो करंट हमने नापना है तो हमें क्या करना होता है, अधिक वोल्टेज की, एसी या डीसी वोल्टेज की अधिकतर रेंज को हम चुनते हैं। अधिकतर रेंज हमें अगर 230 वोल्ट है तो हम 600 वोल्ट का चुनते हैं या 750 वोल्ट का चुनते हैं, लेकिन ज़्यादा का चुनते हैं। मीटर की जहाँ की वोल्टेज नापनी है उसको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल लगाने का मतलब क्या हुआ, उसकी पॉजिटिव तार और निगेटिव तार पे इस मीटर की लीड को लगा देंगे, या तो पॉजिटिव पे या निगेटिव पे, पोलैरिटी का ध्यान देते हुए। अगर इसमें लाल वाली तार है जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव पे, और जो काली वाली तार है उसको निगेटिव पे हम लगाएंगे, जिससे कि हमें रीडिंग पता चल जाएगी और हम इसे रीडिंग नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है, हमने एसी वोल्टेज नापा, एसी करंट नापा। अब हम इसका ध्यान रखना है कि एसी का या डीसी का करंट जब भी हम नापते हैं हमारा मीटर लोड और सोर्स के बीच में होना चाहिए। अगर हम वोल्टेज नापते हैं एसी या डीसी तो सोर्स की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तार पे हमारा तार होने वाला, हमारा जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल में होगा, जिससे हम नापते हैं। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस का नापना। रेजिस्टेंस को नापने के लिए मीटर की दोनों नीट लगाएंगे, उचित रेंज चुनेंगे। उचित रेंज मतलब अगर हम दोनों लीड को शॉर्ट करते हैं और हमारी मीटर की सुई है, अगर हम कोई ऐसा हम रेजिस्टेंस नापते हैं कि मीटर की जो सुई है 1/3 से ज़्यादा चले। 1/, मतलब अगर टोटल जो स्क्रीन है रीडिंग की उसका 1/3 से ज़्यादा चलनी चाहिए। उससे अगर कम चलती है तो हमारी रीडिंग में त्रुटि रहेगी, हमारी जो रीडिंग है वो त्रुटिपूर्ण रहेगी। तो हमें ऐसी रेंज चुननी चाहिए कि जो हमारी जो सुई है एनालॉग मीटर की वो 1/3 से ज़्यादा चले, 1/3 से ज़्यादा चले, उसकी रेंज चुनते हैं हम। रेजिस्टेंस नापने से पहले मीटर की दोनों लीड को शॉर्ट करके जीरो एडजस्ट कीजिए। रेजिस्टेंस नापने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी दोनों लीड को आपस में शॉर्ट करते हैं और सुई को देखते हैं क्या वो जीरो पे है कि नहीं है। अगर वो सुई पे जीरो पे सुई नहीं है तो एक पेचकस की सहायता से वो उसमें एक जो सुई के बेस के पास एक एडजस्टर पेच होता है, पेच को घुमा के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के हम जीरो एडजस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्ट करके फिर रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ऐसा एनालॉग मल्टीमीटर में इस तरह से हम काम लेते हैं। इसके बाद अगर एनालॉग मल्टीमीटर का हम इस्तेमाल करें तो हमें क्या क्या सावधानी
रखनी चाहिए। सबसे प्रथम तो ये है कि एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है वो सॉफिस्टिकेट होता है, मतलब नाजुक होता है डिजिटल मल्टीमीटर की तुलना में। मतलब एनालॉग मल्टीमीटर को अगर हम कहीं से कहीं ले जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि उस ले जाते समय उस पर झटका इत्यादि न लगे, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर पे झटका अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सावधानी क्या है इसको इस्तेमाल करते समय? रेजिस्टेंस नापते समय सर्किट की सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। अगर हम किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू नापते हैं तो सर्किट में जो सप्लाई आ रही है वो ऑफ होनी चाहिए। ये सिर्फ एनालॉग मीटर के लिए नहीं है, ये डिजिटल मीटर के लिए भी यही है कि अगर हम किसी सर्किट का सप्लाई नापते हैं तो हमारी जो उसकी सोर्स की सप्लाई है ऑफ होनी चाहिए। हमेशा से पहले से हाई चुनकर कम रेंज चुने। हमेशा से पहले हाई मतलब अगर हम इसको किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हमेशा इसको हाई पे पहले सबसे पहले हाई रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें एक्यूरेसी रीडिंग में एक्यूरेसी चाहिए तो धीरे धीरे हम उसको रेंज को कम करके देख लेते हैं। हालांकि ये टाइम टेकिंग है, बट हमें उसकी प्रॉपर उसकी रीडिंग के लिए उसकी प्रॉपर शुद्धता के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। तीसरा है मल्टीमीटर की बैटरी चेक करते रहना चाहिए। मल्टीमीटर की बैटरी हमेशा जब भी हम रेजिस्टेंस नापते हैं उसमें बैटरी की खपत होती है, अतः हमें मल्टीमीटर की बैटरी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर बैटरी हम नहीं चेक करेंगे, अगर बैटरी ख़राब हो गई तो हमें कंटिन्यूटी टेस्ट इससे नहीं मिलेगा। डीसी करंट या वोल्टेज नापते समय दोनों पोलैरिटी का ध्यान रखें। इस मीटर में अगर डीसी करंट या वोल्टेज हम नाप रहे हैं तो हमें हमेशा पोलैरिटी का ध्यान देना चाहिए। अगर हम पोलैरिटी का ध्यान नहीं देंगे तो इसकी नीडल उल्टी चलने लगेगी, उल्टी जाके स्टक हो जाएगी, फंस भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है, स्प्रिंग भी टूट सकता है। अतः हमें इस्तेमाल करने से पहले इसकी हमेशा, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में ऐसा नहीं है, उसमें आप उल्टा सीधा कहीं लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एनालॉग मल्टीमीटर में हमेशा पोलैरिटी का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये जो एनालॉग मल्टीमीटर का दिखाया गया है, पहले सैनोवा कंपनी बनाया करती थी और मुझे स्वयं में काफ़ी दिन देखे हुए हो गया। पहले मीटर आते, बड़े साइज़ के भी आते थे, छोटे साइज़ के भी आते थे, तो इनसे हम अपना काम करते थे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो गोल गोल से हैं ये नॉब है जहाँ इसको लीड को फंसाया जाता है, लीड डाली जाती है। इसमें सिर्फ तीन जगह नहीं है, 3 आउटपुट नहीं है, इसमें तमाम है। उसका हमें ध्यान देके हमें एक रेंज सेलेक्टर है, ऊपर एक पेच दिखाई दे रहा है, वो उसका जीरो एडजस्ट करने का है। दूसरा एनालॉग एक सुई है, एक स्केल है, और इसके पीछे बैक साइड से एक हम इसमें 2 पेंसिल सेल 3 वोल्ट के डालते हैं जिस पे ये काम करता है। इसके बाद हमें एनालॉग मल्टीमीटर चूँकि आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, कोई आदमी लगभग इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि एनालॉग मल्टीमीटर बहुत सस्ते थे और हैं भी अभी भी। वैसे तो पहले दुकान पे मिलते नहीं, कहीं भी है तो डिजिटल मल्टीमीटर की तुलना में ये सस्ते हैं। और काम करते समय ये एनालॉग मल्टीमीटर चूँकि इसमें ज़्यादातर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं तो जल्दी ये ख़राब नहीं होते। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर अगर हमने उसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपरली ढंग तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं, फूक सकते हैं और उसका वो काम करना बंद कर सकता है। फिर भी एक्यूरेसी और यूजर फ्रेंडली एंड रोबस्ट
होने की वजह से, और कैलकुलेशन, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिजिटल मल्टीमीटर में। हम जो अभी मार्केट में उपलब्ध है वो है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर शुद्ध, ये इसमें शुद्धता होती है, इसमें मतलब एक्यूरेसी एनालॉग मल्टीमीटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एनालॉग मल्टीमीटर में हमें वेरी बड़ी सावधानी के साथ मेजरमेंट करना पड़ता है, जीरो को देखना पड़ता है, इसके अलावा इसका तल भी देखना पड़ता है। ये समतल में एनालॉग मल्टीमीटर रखना पड़ता है। अगर कुछ इनक्लिनेशन में रखेंगे तो कुछ और रीडिंग आती है, और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो कुछ और रीडिंग आती है, इस तरह की है। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में इस तरह की बातें नहीं हैं। जहाँ ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता होती है वहाँ डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कंपनियों और इनकी प्राइस रेंज या इनकी क्वालिटी या इनकी गुणवत्ता के आधार पे अगर हम किसी सोर्स की वोल्टेज 22.3 मापते हैं तो पता लगता है किसी और मीटर से हमें 23.5 आता है। इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में ज़्यादा है। कि जैसे किसी सोर्स की हमने वोल्टेज मेज़र किया 23 वोल्ट लगभग हम मानते हैं, लेकिन इसमें डिजिटल मल्टीमीटर में लगभग शब्द खत्म हो जाता है, 23 पॉइंट समथिंग 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 ये बता देता है। इसलिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ये सुविधाजनक है, आसान, बस हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है, बाकी ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इसमें अगर एनालॉग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रेंज का ध्यान देना पड़ता है। डिजिटल मल्टीमीटर में लगभग नहीं देना पड़ता है। अगर गलती से हमने गलत रेंज लगा दिया है तो उसकी रीडिंग में आ जाता है। अगर कम रेंज पे लगाया है और रीडिंग ज़्यादा है तो 1 आ जाता लिखा हुआ, तो हम अपना रेंज बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा जीरो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीटर को ऑफ करके जब भी ऑन करेंगे तो हमें जीरो दिखाई देगा। अगर जीरो घट बढ़ रहा है, जीरो या कुछ रीडिंग चलती आगे पीछे चल रही है, इसका मतलब आपका मीटर ख़राब हो गया है या बैटरी संबंधी दिक्कत है, अतः हमें ऑन करते ही इसमें हमें जीरो आ जाता है। तीसरा, इसमें हमें रेंज एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, रेंज अपने आप ले लेता है। और पोलैरिटी का भी हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। अगर गलती से हमने निगेटिव पे लाल वाली तार लगा दिया और काली वाली तार पॉजिटिव पे लगा दिया तो भी इसमें दिक्कत नहीं पड़ती। ये रीडिंग से ही पता लग जाता है कि हमने जो तार लगाई है गलत लगाई है। इसमें डिजिटल मल्टीमीटर में जो सिग्नल इनपुट होता है वो एनालॉग होता है। किसी में भी एनालॉग मल्टीमीटर में भी एनालॉग सिग्नल इनपुट होता है, एनालॉग दिखाता है, जो सुई है एनालॉग है। और डिजिटल मल्टीमीटर में डिजिटल मल्टीमीटर्स को ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल के रीडिंग में डिस्प्ले कर देता है। पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को हमें रीडिंग में दिखा देता है। और आजकल यही मीटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मल्टीमीटर की एक और अच्छी बात यह है कि अगर हम किसी अच्छी कंपनी का लेते हैं तो इसकी जो रीडिंग है प्रॉपर होती है। इसको सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, इसकी लाइफ भी बहुत है, इसको ले आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोबोस्ट है। और इस मल्टीमीटर में डिस्प्ले में एक और ख़ासियत अच्छी बात है कि रात के समय भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइट का भी बटन है जो इससे उसकी रीडिंग भी हमें अंधेरे में देख सकते हैं। जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ पे हमें लाइट चाहिए। इस मल्टीमीटर में, डिजिटल मल्टीमीटर में इसकी रीडिंग को पढ़ने के लिए ऑटो उसमें बटन बना हुआ है जिसको दबा के हम उसमें लाइट जल जाती है, जिससे रीडिंग हम देख सकते हैं। कुल मिला के एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एनालॉग मल्टीमीटर सोफिस्टिकेटेड है, सस्ता है, नाजुक है, सस्ता है, उसको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन
एनालॉग मल्टीमीटर की लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता अगर सावधानी से इस्तेमाल करें तो। डिजिटल मल्टीमीटर की महंगा है, रोबोस्ट है, और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये मीटर ख़राब हो जाता है। दोनों की तुलना में अपने अपने एडवांटेज हैं, बट ओवरऑल डिजिटल मल्टीमीटर इज़ मोर एडवांटेजेस देन एनालॉग मल्टीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट एक मीटर आता है एलसीआर मीटर। एलसीआर मीटर, एलसीआर, एल मीन्स इंडक्टेंस, सी मीटर कैपेसिटेंस, और आर मीन्स रेजिस्टेंस। एक्चुअली हम बार बार बात करते हैं इम्पीडेंस की बात करते हैं, एक तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, दूसरा इम्पीडेंस की बात करते हैं। इम्पीडेंस क्या है कि द इम्पीडेंस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। जो तीनों का मिला जुला असर है, जो वैल्यू है, जो इम्पीडेंस, वह एक वो वैल्यू है या एक ऐसी रीडिंग है जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों के मिली जुले प्रभाव को मिला के इंडक्टेंस बनती है, इम्पीडेंस बनती है। आपने देखा होगा, कहते हैं कि 470 ओम आपका 6 पार्ट केबल का है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट, वो इसका मतलब वो लूप रेजिस्टेंस नहीं है, वो है उसका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों का मिला जुला प्रभाव है, वो 470 ओम है। इस तरह एनसीआर मीटर में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नापने के लिए एक जीरो एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें इसको हमेशा जीरो एडजस्ट करते हैं, जिसमें नापी गई वैल्यू को दर्शाने के लिए एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है। बैटरी लो होने पे लो बैटरी डिस्प्ले हो जाता है, इसी मीटर में नहीं, किसी भी डिजिटल मीटर में लो बैटरी होने पे लो बैटरी की इंडिकेशन दे देता है। कई एलसीआर मीटर जो है 230 वोल्ट से भी चला सकते हैं। वो इस तरह से कि 9 वोल्ट डीसी का एडाप्टर लगा दिया, 230 वोल्ट में जोड़ दिया, 9 वोल्ट का डीसी का एडाप्टर लगा के इस मीटर में डाल दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हम 230 वोल्ट से भी चला सकते हैं, इसके अंदर बैटरी डाल के भी चला सकते हैं। इसमें दिखाया गया है आपका एक एलसीआर मीटर दिखाया गया है, और इसमें एक चीज़ है कि एलसीआर मीटर में ओवर रेंज को आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसी में नहीं, किसी भी मीटर में। अगर रेंज अधिक हो जाएगी, जैसे हमने अधिक रेंज, या तो अधिक रेंज होने पे हमेशा, या उसके रेंज से बाहर होने पे आई शो करता है। इसमें भी आई मतलब आई मीन्स 1 शो करता है कि आउट ऑफ रेंज है। एलसीआर मीटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एलसीआर मीटर को से अगर हम इस्तेमाल, एलसीआर मीटर में हम इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, हम तीनों को नाप सकते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग। पहले इंडक्टेंस नाप सकते हैं, या कैपेसिटेंस नापें, या रेजिस्टेंस नापें, मतलब 1 बाई 1 हम तीनों एक ही मीटर से तीनों वैल्यू हम नाप सकते हैं। अब जैसे हमने कैपेसिटेंस नापना है, तो रेंज स्विच में उचित कैपेसिटेंस रेंज चुनिए। मतलब पहले भी हमने पहले जो मीटर्स हैं उनमें भी हमें पता होना चाहिए कि इस सर्किट में कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट है। अगर हमें एक मोटा अनुमान है तो हमें मीटर को डैमेज होने से हम मीटर बचा सकते हैं, या मीटर को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसकी रीडिंग लेने में हम समय की बचत हमारी हो जाती है। लिहाजा हमें सोर्स के करंट और वोल्टेज का जरूर लगभग अनुमान होना चाहिए। इसी तरह अगर हमें कैपेसिटर्स की, किसी कैपेसिटर की वैल्यू नापनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का है या कितने पिकोफैरेड का है, हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कहीं नहीं पता है, उस कंडीशन में हम उसकी रेंज को 200 पिकोफैरेड की रेंज पे चुन लेते हैं, 200 पिकोफैरेड की रेंज पे चुन लेते हैं। अगर हमें कैपेसिटेंस की रेंज पता नहीं है
तो कैपेसिटेंस पता नहीं है तो। इसके बाद फंक्शनल स्विच को एल और ए, एक इसमें स्विच है, स्लाइडिंग स्विच है, फंक्शनल स्विच जो स्लाइड करता है उसको, उसमें एक एल एंड सी एक मार्का है, उस पर हम उसको ले जाके उसको एरो को लगा देते हैं। इसके बाद पावर स्विच को हम ऑन कर देते हैं। फ्लैट ब्लेड वाले छोटे स्क्रू से जीरो एडजस्ट कंट्रोल से जीरो एडजस्ट करते हैं। जीरो एडजस्ट इसमें कंट्रोल है, वो फ्लैट स्विच वाले जो जिसको माइनस कहते हैं, उससे हम इसको जीरो को एडजस्ट कर लेते हैं। जिस कंडेंसर को टेस्ट करना है उस कंडेंसर को, इसमें सॉकेट बने हुए हैं इस एलसीआर मीटर में, उसके अंदर हम डाल देते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर है, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर में हमेशा पोलैरिटी होती है, निगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो उसमें डालने से पहले किस स्लॉट में पॉजिटिव डालना है, उसमें पॉजिटिव, जिसमें निगेटिव डालना है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डिस्प्ले पे कैपेसिटेंस का नाम नोट कर लेते हैं। यदि एक के बाद 3 डिजिट खाली हो तो कैपेसिटेंस की अगली ज़्यादा रेंज चुनते हैं। जब तक डिस्प्ले में कोई मान ना दिखाई दे, मतलब जब तक डिस्प्ले उसमें कुछ समझने लायक की वैल्यू ना आ जाए, तो हम उस रेंज को बढ़ाते जाते हैं। इसमें सावधानी क्या रखनी है? कंडेंसर को टेस्ट करने से पहले डिस्चार्ज कर लें। कंडेंसर में एक्चुअली कंडेंसर जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो चार्ज हो जाता है, जब निकालते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भी हमें उसको उसमें एलसीआर मीटर में लगाने से पहले उसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। उसकी निगेटिव और पॉजिटिव जो लीड है उसको शॉर्ट कर देंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। कोई भी कंडेंसर अगर निगेटिव पॉजिटिव को हम शॉर्ट कर देते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको, उसकी वैल्यू एलसीआर मीटर से नापने से पहले हमें उसको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है इंडक्टेंस नापना। इंडक्टेंस नापने के लिए इंडक्टेंस की रेंज की स्विच को इंडक्टेंस रेंज पे चुनिए, कितने तक नापना है। यदि आपको इंडक्टेंस के मान में मालूम नहीं है तो 200 मिली हेनरी का रेंज चुनिए। फंक्शनल स्विच को फिर उसी पे जिस पे सी नापा था, कैपेसिटेंस नापा था, एल एंड सी पे पोजीशन पे रखेंगे। सिर्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है 200 मिली हेनरी पे रखना है। पावर स्विच को ऑन कर दीजिए। एक छोटी सी तार के द्वारा कंपोनेंट टेस्ट सॉकेट में दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट करें। यदि आप टेस्ट लीडों को प्रयोग कर रहे हैं तो उनका उपयुक्त सॉकेट में लगाइए और दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। इसको एक छोटी सी तार लेंगे जिसमें हमने इंडक्टेंस उसमें डाला हुआ है, उन टर्मिनलों को, दोनों टर्मिनलों को जिसमें टेस्ट कर रहे हैं उनको शॉर्ट कर देंगे। अगर लीड का प्रयोग तो लीड से शॉर्ट कर सकते हैं जिससे वो शॉर्ट हो जाए। स्क्रू ड्राइवर से जीरो एडजस्ट कीजिए। ये शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करने से हमें जीरो एडजस्ट हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर से हम जीरो एडजस्ट करने, शॉर्ट करने का पर्पज यही है। पोटेंशियोमीटर द्वारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करें। पोटेंशियोमीटर मतलब इसका जो स्क्रू से हम टाइट करें, पेच जो टाइट कर रहे हैं वो पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर है तो उसको हम बहुत सावधानी से धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं जिससे हमें उसकी प्रॉपर वैल्यू पता लगे। जिस इंडक्टर को टेस्ट करना है उसे कनेक्ट कर दें। उसके जीरो एडजस्ट करने के बाद ही उसको कनेक्ट करें और इंडक्टेंस की रीडिंग नोट करें। इसके बाद हम उसकी वैल्यू कितनी है। एक्चुअली इंडक्टेंस क्या होती है? कॉइल होती है। कॉइल होती है वो इंडक्टेंस, किसी पदार्थ का इंडक्टेंस का नेचर क्या होता है? इंडक्टेंस नेचर होता है किसी पदार्थ का कि किसी भी सर्किट में कोई भी कंडक्टर उसमें बहने वाली धारा के परिवर्तन में विरोध करता है। चाहे वो धारा घटे तो विरोध करेगा, धारा बढ़े तो विरोध करता है। इस प्रकार के गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं। और इसी इंडक्टेंस को वैल्यू को नापने के लिए हम जो मीटर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एलसीआर मीटर।
कैपेसिटेंस भी वही इसी तरह की एक नेचुरल वैल्यू है कि अगर दो कंडक्टर में चार्ज बह रहा है, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव, जे प्लस और माइनस, अगर वो दोनों पैरेलल में जा रहे हैं तो उनके बीच में कैपेसिटेंस पैदा हो जाता है। तो उसको भी मेजर करने के लिए, या कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है, अगर ख़राब हो गया हमें पता नहीं है तो हम इस LCR मीटर से ही पता कर सकते हैं कि ये ख़राब है कि सही है, वरना हमें नहीं पता रहे वो ख़राब है कि सही है। तो LCR मीटर से हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसके बाद हम इससे रेजिस्टेंस भी नापते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। रोटरी स्विच को उपयुक्त रेंज पे रखिए। देखिए, रेंज का बार बार शब्द आता है किसी भी नापने में, किसी भी मीटर का इस्तेमाल करने में, लिहाजा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो मीजर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं, कुछ तो अंदाज़ा उसका होना चाहिए, कुछ तो अंदाज़ा कि भाई ये कितने ओम हो सकता है, कितना। तो उसके हम अगर एक सामान्य मल्टीमीटर से भी हम किसी तार का लूप रेजिस्टेंस नापते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि यार इतने से ज़्यादा या इतने से ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, या इससे इसी हिसाब से हम रेंज रखते हैं। उसी तरह इसको भी हम रोटरी स्विच को उपयुक्त रेंज पे रखते हैं। स्लाइड स्विच को, जो स्लाइडिंग स्विच है, उसको LC ओम LC ओम या LCR की रेंज उसमें बनी हुई है, उस पर रख देते हैं। जिस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस पता करना है उसे हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं और पावर स्विच ऑन करके हम रीडिंग ले लेते हैं। पावर स्विच ऑन करते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। सावधानी इसमें क्या है? सावधानी, रेजिस्टेंस को रीडिंग लेते समय सर्किट सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। ये इसी में नहीं है, LCR मीटर में भी नहीं है, ये मल्टीमीटर में भी है, एनालॉग मल्टीमीटर में भी यही सावधानी है। हम कभी भी किसी भी सर्किट की, ये एक तो जिस कंडेंसर की कैपेसिटेंस पता करना है वो सर्किट में नहीं होना चाहिए, जिस इंडक्टर का हमें इंडक्टेंस पता करना है वो सर्किट में नहीं होना चाहिए, जिस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता करना है वो सर्किट में नहीं होना चाहिए, सोल्ड PCB में भी नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट बाहर होना चाहिए। इसके अलावा वो सर्किट चालू ना हो, उस सर्किट में कोई करंट ना हो, उस सर्किट कोई चालू नहीं है, वो डिवाइस जिसमें वो कंपोनेंट लगे हुए हों वो चालू नहीं होना चाहिए। अगर चालू है तो ना रीडिंग ठीक आएगी, हो सकता है आपका मीटर भी डैमेज हो जाए। तो ये आवश्यक है कि जब कभी भी हम उसकी रीडिंग लेते हैं तो हम वो सर्किट में कोई करंट नहीं होनी चाहिए। यदि डिस्प्ले में रीडिंग स्थिर न हो या धुंधली नज़र आए तो बैटरी बदल देनी चाहिए। ये डिजिटल मल्टीमीटर में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपकी डिस्प्ले की जो रीडिंग है स्थिर नहीं है या डिम धुंधली दिखाई दे रही है तो बैटरी बदल देना चाहिए। इसके अलावा इन मीटर्स में अगर कोई ख़राबी आ गई है तो भी इस तरह की दिक्कत शो करती है। रीडिंग बदलती रहती है, धुंधली हो जाती है, इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैटरी ख़राब हुई है, लेकिन 90% मोस्ट प्रोबेबली यही है कि बैटरी उसकी कम डिस्चार्ज हो गई है, दूसरी बैटरी लगा दी जाए। अन्यथा 10% में आता है कि वो मीटर ख़राब हो गया हो या मीटर में कोई कमी आ गई हो जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। इसके अलावा यदि फ्यूज उड़ गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। जो अच्छी कंपनियां हैं, जो भी मल्टीमीटर या LCR मीटर बनाती हैं, उसको मीटर को सेफ्टी के लिए अंदर फ्यूज ज़रूर लगाती हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां नहीं होती वो फ्यूज भी बाईपास कर देती हैं। इसलिए हमने ये देखा है कि जो जो सस्ते मल्टीमीटर्स हैं, फ्यूज ना होने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो अच्छे मल्टीमीटर्स हैं, अगर वो गलती से हमने उसका इस्तेमाल भी गलत कर दिया, लीड भी गलत लगा दी, तो फ्यूज उड़ जाता है, मीटर का सर्किट बच जाता है, जिससे हमें मीटर को बचाने में आसानी रहती है।